वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। साइंस की यह क्लास नंबर 14 है। काफी दिनों बाद यह क्लास आ रही है और ये क्लास फिजिक्स के बारे में है। और आज का हमारा टॉपिक है रक्षा प्रौद्योगिकी, जिसे ही हम कहते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो आइए इस टॉपिक से जुड़े हुए सभी प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है आज की सीरीज में हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, टॉपिक है जनरल साइंस का। जनरल साइंस के अंदर हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यह क्लास किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यह जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास नंबर यह 14 है। इससे पहले 13 क्लासेस इस फिजिक्स टॉपिक के बारे में आ चुकी है, तो आप जाकर उन क्लासेस को भी देखिए। आई होप कि आपको एग्जाम में उस क्लासेस का अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। और जो टॉपिक मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ उन टॉपिक से बाहर प्रश्नों के बाहर जाने की संभावना, यानी कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे यदि उस टॉपिक से प्रश्न आता है तो वो इनमें से ही होगा। इसकी संभावना या प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। ठीक है, और यह क्लास एमपीपीएससी से लेकर यूपीएससी तक और स्टेट एग्जाम से लेकर एसएससी के एग्जाम तक जहां पर भी साइंस का सिलेबस होता है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली कुछ एग्जाम्स के नाम मैंने यहाँ पर लिखे, जैसे कि आरआरबी है, यानी कि रेलवे का एग्जाम है, एनटीपीसी सीबीटी 2 रेलवे का ग्रुप डी है, और एमपी के बच्चों के लिए एमपी पुलिस की एग्जाम आने वाली है। इन सभी एग्जाम्स में साइंस का सिलेबस होता है और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करता हूँ और लेता हूँ आज का पहला प्रश्न। भारत की टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, यानी कि एंटी टैंक मिसाइल के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? टैंक प्रतिरोधी मिसाइल के बारे में, और इसे ही हम इंग्लिश में कहते हैं एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, स्पेलिंग अगर कहीं पर मिस्टेक हो तो उससे ज्यादा माइंड मत कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ आप उस बात पर ध्यान दें। एंटी टैंक मिसाइल, यहाँ पर हमारे ऑप्शन है दोस्तों नाग, अग्नि, वज्र और आकाश। ठीक है, तो इनमें से जो नाग मिसाइल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। यदि हम नाग मिसाइल के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो इसका प्रथम सफल परीक्षण यह 24 नवंबर 1990 इस डेट में इसका पहला सफल परीक्षण किया गया था। यदि हम इसके रेंज की बात करें, यानी कि यह किस दूरी तक परफेक्टली वार कर सकता है, तो यह 500 मीटर से, है ना, ये मीटर है, किलोमीटर नहीं है, मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक इस दूरी तक के परफेक्टली अपने निशाने पर जाकर लग सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न के हिसाब से इतनी जानकारियां मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। और एक बात कि जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है ना, किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है। यह दागो और भूल जाओ, है ना, यानी कि फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट, अब ये टर्म क्या होती है कि इसमें होता ये है कि ये टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है ये। ठीक है, तो हमको किसी टैंक को निशाना बनाना होता है। सपोज दैट वॉर चल रही है और हमने दुश्मन के एरिया में, ये बॉर्डर लाइन है, यहाँ पर ये हमारा एंटी टैंक मिसाइल नाग यहाँ पर है ना, इसका नाम क्या है, नाग। और यहाँ पर कोई टैंक है। टैंक क्या होते हैं? जो गोला बारूद छोड़ते हैं। अब हमने क्या इस लोकेशन पर टारगेट सेट किया। ठीक है दोस्तों, टारगेट सेट किया तो यहाँ से क्या होगा, मिसाइल निकलेगी, इस नाग से मिसाइल निकलेगी। मैं इसे ब्लैक कलर से आपको दिखाता हूँ। ये नाग से मिसाइल निकली यहाँ से और ये आकर इस टैंक को हिट कर देगी, यानी कि फोड़ देगी। ये इसका डायरेक्शन होगा। तो इसे हम जिस निशाने पर सेट करेंगे उसी निशाने पर जाकर फटेगी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, टारगेट सेट करना। अब फायर एंड फॉरगेट इसका मतलब क्या है? अब मान लेते हैं कि इस टैंक का लोकेशन है ना, जो कि रेड कलर से, ये टैंक का लोकेशन अभी बाजू में हो गया है ना, ये टैंक यहाँ से निकलकर यहाँ हो गई और हमने मिसाइल छोड़ दी थी। तो क्या होगा, मिसाइल यहीं पर आकर लगेगी क्योंकि टारगेट हमने ये सेट किया। तो ऐसा नहीं होता है। अगर यदि टैंक अपना स्थान चेंज करेगी तो ये हमारी मिसाइल भी अपना टारगेट का जो है वो स्थान चेंज कर देगी और ये टारगेट पे जाकर ही हिट करेगी। इसीलिए इसे फायर एंड फॉरगेट कहते हैं ना, फायर करो और इसे भूल जाओ, ये निशाने पे जाकर अवश्य ही लगेगी जो भी आपने टारगेट सेट किया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब इस प्रश्न का जवाब बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये कह सकते हैं कि हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए एक मंथ के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जब ये टारगेट पूरा हो जाएगा, है ना, टारगेट कैसे पूरा होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना यह टारगेट पूरा कर पाना असंभव है। तो प्लीज, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपके एग्जाम से संबंधित आपको लग रहा हो, है ना, तो
अभी नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, इस वीडियो का पूरा देखिए, आपको अच्छा लगे तब कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप काम का हो तो ही करना है, ठीक, काम का नहीं है तो नहीं करना है। तो ये टारगेट जब भी पूरा होगा तो उसके बाद में साइंस का SCIENCE यानी कि इस साइंस सब्जेक्ट का एक डिटेल्ड कोर्स आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊंगा। अभी इसमें क्या चल रहा है, अभी MCQ के फॉर्मेट में सारी क्लासेस चल रही है। मैं आपको क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और उन्हें कैसे अप्रोच करना है और उनकी डिटेल के साथ मैं अभी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यदि आपने पहले साइंस पढ़ रखा है तो अपना नॉलेज यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ पर बताए गए प्रश्नों को बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। और टॉपिक जो है, जैसे कि आप जब आप हमारा वीडियो देखना चालू करें तो मैं आपको स्टार्टिंग में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपको बता देता हूँ। तो आप इसके लिए काम कर सकते हैं, उस समय पर वीडियो को ना देखें, आप पहले उस टॉपिक के बारे में अपनी किताब से अध्ययन कर लें, उसके बाद यहाँ पर आकर आप इन प्रश्नों को लगाएं। तो आपकी तैयारी को एक अलग ही लेवल यहाँ पर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, है ना। प्रश्न लगा पाते हैं नहीं लगा पाते इसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी। तो हमारे टारगेट के बारे में थोड़ा ध्यान रखें और इस टारगेट को पूरा करने के लिए अपना सपोर्ट दें। चलिए प्रश्न पर आता हूँ। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 यहाँ पर कुछ आपको मिसाइलों के नाम दिए हुए है ना, सूची 1 में, और सूची 2 में कि वह काम क्या करती है ना, उसके बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई है। तो यहाँ आपको सही जोड़ी मिलाना है कुल मिला करके, अगर हिंदी में बात की जाए तो पृथ्वी मिसाइल, यह किस तरह की मिसाइल आपको बताना है कि बहुनाली रॉकेट प्रणाली है, युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चलित यान है, सतह से सतह तक प्रक्षेपास्त्र है, सतह से वायु तक प्रक्षेपास्त्र है। जैसा कि इसका नाम है पृथ्वी, है ना, यानी कि जमीन, तो ये जमीन से लेकर जमीन तक ही वार करती है। तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर इसकी सही जोड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार त्रिशूल, अब त्रिशूल के बारे में क्या है, जो हम हाथ से लेते हैं त्रिशूल को और हवा में यानी कि फेंक कर वार करते हैं ना, तो सतह से कहां जाती है, हवा में जाती है। इस प्रकार से त्रिशूल के लिए ऑप्शन नंबर 4 इसकी सही जोड़ी हो जाएगी। यदि हम बात करें पिनाका की, ठीक है दोस्तों, किसकी बात करें, पिनाका की, तो पिनाका यह 2 नंबर से रिलेटेड है, यानी कि युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चलित यान है, एक यान के रूप में, है ना। सॉरी गलत हो गया, ये 2 नंबर नहीं है इसका। पिनाका क्या है, एक मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है, सॉरी, है ना, तो ये 1 नंबर है, मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली, ये है पिनाका। और निशांत जो है यह है दूरस्थ चलित यान, यह निशांत है। इस प्रकार से 4, 3, 1 और 2 ये इस सवाल का सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, थोड़ा गलत मैंने कह दिया था। पिनाका एक्चुअली बहुनाली रॉकेट प्रणाली, मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली इसे हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी, जैसे कि मैंने आपको बताया था त्रिशूल, इससे जमीन पर अपने हाथ से लेकर हवा में फेंका जाता है टारगेट के लिए। तो कहा जा रही है सतह से हवा में वायु में जा रही है, इस सवाल का सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यह त्रिशूल जो मिसाइल है, अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि यह त्रिशूल मिसाइल IGMDP है ना, IGMDP इसको आप याद रखना है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इस कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम के तहत इस मिसाइल का विकास किया गया है। और आपको याद रखना है कि सतह से वायु में वार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ में ये भी याद रखना है कि त्रिशूल क्या है, एक टैंक भेदी, यह भी क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक कैसे हो सकती है, नहीं नहीं सॉरी ये गलत है, ये एंटी टैंक नहीं है, आपकी नाग है एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, त्रिशूल के बारे में भी मुझे एक्चुअली थोड़ा डिटेल कंफ्यूज हूँ मैं, थोड़ा सा अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ये आगे बता दूंगा। ठीक है, जैसे याद आता है आपको बता दूंगा। अब अगला प्रश्न है कि सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है। तो सतह से सतह तक मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी मिसाइल है ना, जैसे कि जमीन का अर्थ ही है पृथ्वी से चलना और पृथ्वी पर ही आकर टिक जाना, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। पृथ्वी मिसाइल सतह से सतह पर वार करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा राइट है, ये आपको बताना है। जैसे कि त्रिशूल मैंने आपको बताया था, त्रिशूल सतह से सतह पर वार नहीं करता, ये सतह से हवा यानी कि वायु में वार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, ये गलत हो गया। इसी प्रकार पृथ्वी सतह से सतह, है ना, सतह से वायु में नहीं जाती, सतह से कहाँ आती है, सतह में आती है, ये इसका सही हो जाएगा। नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र यानी कि एंटी टैंक मिसाइल, है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या पूछा, सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यह एंटी टैंक मिसाइल ही है। पिनाका की मैंने आपको क्या बताया था, यह मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है ना, मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली या रॉकेट लॉन्चर हम इसे कहते हैं, जो कि डिफेंस सिस्टम के लिए यह यूज होती है।
तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आपको यदि अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये आप कैसे याद रखेंगे ये भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ये सीरीज कंप्लीट करेंगे, आपके माइंड में एक पिक्चर जनरेट हो चुकी होगी कि मैंने कौन सी मिसाइल्स के बारे में आपको पढ़ाया है और कौन सी मिसाइल्स क्या काम करती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और एग्जाम में क्या आने वाला है। ठीक है। यदि आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो दूसरी बार आप इसे रिवाइज कीजिएगा, आपको सारे के सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, यह मेरी गारंटी। आप इसे 2 बार देख लीजिए बस, और पूरे ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर देख लिया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। यदि आपने क्लास अभी टाइम नहीं है बाद में देखो, लेकिन जब भी क्लास को एक बार चालू करो पूरा लास्ट तक आपको देखना है, तो आप माइंड मैपिंग कर पाएंगे इससे, ना। और माइंड मैपिंग एक बार हो गई तो आप चीजों को भूलेंगे नहीं। ठीक। तो इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो अग्नि यह मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, नाग मिसाइल है। ठीक। और जो कि पिनाका है, यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो इस प्रकार से चीजें रिवाइज होगी और चीजें आपको परमानेंटली याद हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों। अब एक तरफ वैसे ही यहाँ पर मिसाइल के नाम दिए हुए और उनकी प्रॉपर्टीज वहां दी हुई थी। त्रिशूल, त्रिशूल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, यह जमीन से लेकर हवा में वार करने वाली मिसाइल है। ठीक है दोस्तों। कैसी है ये, सतह से वायु। तो यहाँ आपको दिख रहा है सतह से वायु, ऑप्शन नंबर 3 में, राइट। तो ये इसका मैच हो गया। इसी प्रकार पृथ्वी, ये सतह से सतह पर वार करने वाली थी, ये इसका मैच हो गया, है ना। इसी प्रकार अग्नि, अग्नि के बारे में यदि हम बात करें तो यह क्या थी, यह मध्य परास का मध्य सॉरी माध्यमिक परास का प्रक्षेपिक निकाय, यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये इसका मैच हो जाएगा। और नाग, यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यदि इनमें से आपको एक अग्नि पता ना भी हो तो भी आप इस नाग का यदि आपको पता हो तो जो ऑप्शन बच जाता है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या हो गया, ये 3 4 3 4 2 और 1, है ना, ये इसकी सही जोड़ी होगी। कहां पर आ रहा है हमारा 3 4 2 1, ये आ रहा है 3 4 2 और 1। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही नहीं है। ठीक है। एक प्रक्षेपास्त्र है हमारे पास, ये प्रक्षेपास्त्र का मतलब क्या है, प्रक्षेपास्त्र को ही हम कहते हैं मिसाइल। ठीक। तो अस्त्र नाम का एक मिसाइल है, उसके संबंध में क्या सही नहीं है यह आपको बताना है। सही नहीं है का क्या मतलब है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक। तो मैं कथन आपके लिए पढ़ता हूँ। यह एक आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। अस्त्र के बारे में आप याद रखेंगे, आकाश से आकाश में, हवा से हवा में यह मार करती है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात है, स्वदेश में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको कि हम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में, है ना, के द्वारा निर्मित की गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, रक्षा उपकरणों का निर्माण भारत में डीआरडीओ के द्वारा ही किया जाता है। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर से 20 मई 2011 को किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो ये भी क्या है, इसका सही जवाब है ना। इसका परीक्षण चांदीपुर से होता है, आपको याद रखना है, और 2011 में होता है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपका गलत हो गया। ठीक है। क्यों गलत हो गया अब हम ये जानते हैं। यह 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु विमान को मार गिराने में सक्षम है। ठीक है। तो यहाँ पे जो 90 किलोमीटर है ये आपका गलत है। इसका परास 90 किलोमीटर नहीं होता है, या इसकी रेंज 90 किलोमीटर नहीं है। इसकी रेंज है आपकी 80 किलोमीटर, राइट। कितनी है यहाँ पर, 80 किलोमीटर। ठीक है। और ये फिक्स नहीं होती, एक्चुअली एक लंबी रेंज होती है। तो इसकी रेंज अभी यदि एक्चुअल में देखी जाए तो 90 से कुछ 110 के आसपास शायद उसकी होती है ना। तो यहाँ 80 आपको किलोमीटर याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ऑप्शन सही समझ में आ गया आपको, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर है, यानी कि सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है ना। अस्त्र कैसे, अभी मैंने आपको बताया, हवा से हवा में यह मार करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, हवा से हवा में यह वार करने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला दृश्य सीमा से परे, है ना, बियॉन्ड वीवीआर यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार वाला स्वदेशी अभिकल्पित, हिंदी कितनी कठिन समझ में आ रही है ना, एवं रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ के द्वारा विकसित। तो यहाँ पर प्रश्न में ही हमको 3 जानकारी मिल गई। पहली बात कि यह जहाँ वार करता है वह दृश्य सीमा से परे होता है ना, बियॉन्ड विजुअल रेंज होता है। दूसरी बात कि यह पूरी तरह से भारत में बनाया गया स्वदेशी है,
तीसरी बात, इसको डीआरडीओ ने बनाया है। अब क्या पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अस्त्र मिसाइल काम करती है, जो कि हवा से हवा में वार करने वाली एक प्रकार की मिसाइल है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। इसकी रेंज मैंने आपको बता ही दी थी, 80 किलोमीटर से ज्यादा होती है और 110 किलोमीटर, है ना, ये इसकी रेंज है। ये किलोमीटर में है सारी जानकारी। अच्छा, सभी प्रश्नों को यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो नीचे में आपको किसी ना किसी एग्जाम का नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो ऐसे ही प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं जो आपके एग्जाम की पर्सपेक्टिव से अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। तो हमको 100% सिलेबस कवर तो करना ही है ना, लेकिन ऐसा सिलेबस करना है 100% में जिसके 80% आने की संभावना ज्यादा हो। तो इस टेक्निक पर ये तैयार है, आप ये ऐसा कह सकते हैं। प्रश्न है, डीआरडीओ के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है, यानी कि जो मिसाइल कार्यक्रम ये वर्तमान में संचालित नहीं हो रहा उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, ये त्रिशूल का जो कार्यक्रम है ये बंद कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। और अब इसको बंद किया गया था सन 2008 में। ठीक है, कब बंद किया गया था पूछा जाए तो 2008 में। यह अभी वर्तमान में नहीं चल रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल जिसका चांदीपुर से परीक्षण किया गया था वह कौन सा है ना, किया गया था वह कौन सा है, मतलब किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र। ऑप्शन देखकर समझ में आना चाहिए किस प्रकार का पूछा जा रहा है, कि अवध्वनिक है, पराध्वनिक है, अतिध्वनिक है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यह एक पराध्वनिक प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, पराध्वनि की इंग्लिश मीनिंग अभी आप जाकर इसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, है ना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए पराध्वनिक का हिंदी इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है ना, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी थोड़ा समझ में आ जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, मतलब कि इन जो चारों मिसाइलें यहाँ पर दी हुई है, नाम क्या है इनका, अग्नि है, नाग है, अर्जुन है और पृथ्वी है। इनमें लघु दूरी यानी कि लोअर रेंज, कम रेंज वाला कौन सा है ना, जिसकी रेंज क्या है, कम है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसमें से लघु रेंज का यानी कम रेंज का जो मिसाइल है वो है नाग। ठीक, कौन सा मिसाइल हो गया वह, आपका नाग मिसाइल वह हो जाता है। ठीक है, और नाग कैसा मिसाइल है, तो एक प्रकार का एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, कैसा है, एंटी टैंक। और मैंने सर मतलब रेंज आपको क्या बताई थी, इसकी रेंज 4 किलोमीटर मैक्सिमम, है ना। 4 किलोमीटर कितनी होती है, मैक्सिमम होती है 500 मीटर से 4 किलोमीटर। और बाकी इन सभी मिसाइलों की रेंज क्या है, ज्यादा है ना। तो अग्नि में अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक की पूरी सीरीज है, ये कोई एक मिसाइल नहीं है, मिसाइलों क्या है, पूरी की पूरी सीरीज है। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि का नाम जुड़ा हुआ है, मतलब किस चीज से अग्नि का नाम जुड़ा हुआ है, यह पूछा गया है। आग से लड़ने वाली मशीन है, युद्ध टैंक से जुड़ा हुआ है, हवाई जहाज से जुड़ा हुआ है, या भारत के द्वारा तैयार किया एक मिसाइल है। तो आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। क्या है, यह एक मिसाइल है। ऐसे कई बार छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ लोड लेने की जरूरत नहीं है। बस आप हमारे इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आज एक बार देख लीजिए, कल एक बार देख लीजिए, तीसरे दिन आप देखेंगे कि आपको, तीसरे दिन एक बार फिर ट्राई कर सकते हैं आपको चीजें याद हुई या नहीं हुई है, तो आप देखेंगे कि चीजें आपको याद हो चुकी है। ठीक है, तो इस टेक्निक को भी आप अपना कर देखिएगा, बाकी रिजल्ट तो आपको पता ही है ना। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चैनल को, यदि तीसरे दिन आपको लग रहा है कि फायदा हुआ है तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। ठीक है, तो इतना काम आपको हमारे लिए करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कौन सा गलत है, यह पूछा गया है। रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इनफैक्ट 82 भारतीय नौसेना का तेज आक्रमण यान है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता है। तीसरा है, टाइफा एक कंप्यूटर विषाणु है ना। कंप्यूटर विषाणु का मतलब क्या है, वायरस, या विषाणु का मतलब क्या है, वायरस। यार मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, हिंदी बहुत कमजोर है ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। तो वायरस हम इसको कहते हैं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, जो कि गलत है। कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है। कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं, यानी कि जो डिग्रेडेशन की प्रोसेस होती है हमारे नेचर में, उसमें विषाणु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैक्टीरिया तो निभाते ही है, विषाणु भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब कि तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो याद रखना ही है आपको, साथ में वो तीनों स्टेटमेंट भी याद रखना है, क्योंकि एक जानकारी से भरे हुए, जैसे कि ब्रह्मोस पूछा जा सकता है एग्जाम में किस तरह का मिसाइल है, तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मोस एक तरह का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दूसरा, टाइफा क्या है, टाइफा एक कंप्यूटर वायरस है। इनफेक्ट 82 क्या है, इनफेक्ट 82 नौसेना का एक तेज आक्रमण करने वाला यान है। ठीक, अब अगले प्रश्न पर मैं चलता हूं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2006 में भारत ने रॉकेट कार्यक्षेत्र में पूर्ण निम्नताप अवस्था का सफल परीक्षण किया था। निम्नताप अवस्था का मतलब है क्रायोजेनिक इंजन, है ना, ये क्रायोजेनिक स्टेज। क्या है यह? क्रायोजेनिक स्टेज। यह क्रायोजेनिक इंजन के बारे में आपने सुना होगा, है ना, पढ़ा होगा या सुना होगा, जो भी है देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, 2006 में हमने सफल परीक्षण कर लिया था, यह कहा जा रहा है। तो यह क्या है? आपका सही जवाब है ना, ये स्टेटमेंट सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिसने रॉकेट कार्यक्षेत्र में इस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग की क्षमता को प्राप्त कर लिया, यानी कि सफल परीक्षण किया, यह कहा जा रहा है। किसके बाद? यूएसए के बाद, रूस के बाद और चीन के बाद, यानी कि चौथे नंबर के हम देश हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो यह आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत ऐसा करने वाला फोर्थ नंबर का देश नहीं है, यह सिक्स नंबर की कंट्री है। ठीक है, तो बाकी की और दो कंट्रीज कौन सी है? बाकी कंट्रीज में आता है आपका, एक है आपका यूरोपियन यूनियन, यानी कि जिसको हम ईयू के नाम से जानते हैं, और एक आता है आपका जापान। ठीक है, तो ये आपके पांच कंट्रीज हो गई। इसके बाद छठवा जो है वह है इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, केवल ए, यही सही है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा सही नहीं है यह पहचानना, यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है यह पहचाना। प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, कौन सा सही पूछ रहा है, कौन सा गलत आपसे बारे में पूछा जा रहा है। चलिए स्टूडेंट मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पृथ्वी सेकंड से लैस होने पर आईएएफ विश्व का एकमात्र ऐसी वायुसेना बन गई थी जिसकी कमान में जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल था, पृथ्वी 2 के बाद, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? आप सही है। स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यदि मेरे बोलने से आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पढ़ सकते हैं। सुखोई 30 मार्क 1 जेट लड़ाकू हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मार करने वाले छोटे प्रक्षेपास्त्र का प्रक्षेपण कर सकता है, यानी कि जो सुखोई मार 31 है इसमें मिसाइल्स हम अटैच्ड कर सकते हैं, ये कहना चाह रहा है। तो ये भी बिल्कुल क्या है? सही स्टेटमेंट है। तीसरा, त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है, उसकी परास सीमा 30 किलोमीटर है। ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? यह जमीन से हवा में मार तो करती है, लेकिन इसकी मारक रेंज 30 किलोमीटर नहीं है, है ना। इसकी जब ये जमीन से हवा में मार करती है, इसकी मारक रेंज होती है 9 किलोमीटर के पास में, है ना, ये इसकी लोअर रेंज है। ठीक, परास का मतलब क्या है? यहाँ पर लोअर रेंज दी होगी या एवरेज दिया होगा, तो 9 किलोमीटर क्या है? इसका लोअर रेंज है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाता है इस सवाल का। अब अगला विषय मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। स्वदेश में निर्मित आईएनएस प्रबल जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। तो ये आईएनएस प्रबल क्या है? तो यह एक प्रकार का युद्धपोत है ना, यानी कि समुद्र में चलने वाला लड़ाकू जहाज है जिसमें इस मिसाइल को अटैच्ड किया जा सकता है, इस मिसाइल का फायर युद्धपोत से किया जा सकता है, ऐसा मतलब कहना चाहिए। इस मिसाइल का मतलब कोई सी भी मिसाइल का। ठीक है, मिसाइल मतलब कहने का मतलब ये है कि यह मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। ठीक, आपको समझ में आ गया। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। मतलब स्टेटमेंट जो है ना हिंदी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के लगते हैं, तो थोड़ा सा जबान जो है ये थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। चलिए अगला प्रश्न मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। नवंबर 2006 में कथनों पर विचार करना है, और क्या विचार करना है कि सही है कि नहीं आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के इस पार्ट को ध्यान से आपको पढ़ना है। क्या है? पूछा जा रहा है कि नवंबर 2006 में डीआरडीओ ने पृथ्वी सेकंड मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया था, यानी कि मिसाइल 2 का परीक्षण 2006 में हुआ था, यह कहना चाह रहा है। तो यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी। मिसाइल पृथ्वी 2 ये 2006 में आई थी। पृथ्वी 2 एक थल से थल मिसाइल है और वह महानगरों पर हवाई हमलों के रक्षण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि यह रक्षण करने यानी कि रक्षा करने के लिए नहीं है, यह डिफेंस करने के लिए नहीं। रक्षा का क्या मतलब होता है? ये डिफेंस करने के लिए नहीं बनाई गई है। किस लिए बनाई गई है? ये बनाई गई है अटैक करने के लिए। दोनों अलग अलग चीजें है ना, तो यह अटैक करने के लिए ना कि डिफेंस करने के लिए, रक्षण के लिए नहीं है, यह हमला करने के लिए। तो इस प्रकार से केवल एक इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्टर, यानी कि इसको वायुयान, एयरलिफ्टर क्या है? वायुयान है।
ये वायुयान कहाँ बनाए गए थे पूछ रहा है, यानी बेसिकली पूछा जा रहा है कि हरक्यूलिस यह एक प्रकार का वायुयान है और किस देश के द्वारा बनाया गया है। सिंपल शब्दों में ये प्रश्न कहना चाहता है, थोड़ा जटिलता है इसमें प्रश्नों में दी हुई होती है। क्यों दी हुई होती है? क्योंकि यह राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पेपर है, रास एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी जो अभी आपकी स्टेट पीसीएस होती है वहां पर आया हुआ है क्वेश्चन। यदि यही क्वेश्चन यूपीएससी में चला जाएगा तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर अगर आप ध्यान से पढ़े तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्या सिंपल है? कि हरक्यूलिस नाम का एक वायुयान है, किस देश के द्वारा बनाया गया है, यही तो पूछना चाहता है। तो हरक्यूलिस सीरीज यह हमें यूएस से प्रोवाइड करवाता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, यदि पूछा जाए कि इस हरक्यूलिस का निर्माण अमेरिका के लिए कौन करता है, तो इसके लिए कंपनी है, उसका नाम भी आपको याद रखना है। इसका नाम है, बहुत ही फेमस नाम है, इसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? कहने का मतलब क्या है कि हवा में जो हमने पेट्रोल पंप बना के रखा हुआ है, तो पेट्रोल पंप का काम कौन सा वायुयान करता है? पेट्रोल पंप मैं क्यों कह रहा हूँ? जैसे आपकी बाइक का यदि पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या हो गया, आपका बाइक चलना बंद कर देगी, है ना। अब किसी विमान को लंबे समय तक उड़ना है ना। जैसे मान लेते हैं कि रफेल है, रफेल फ्रांस से इंडिया आ रहा है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि हमने एक बार पेट्रोल भरा और अपने घर से यदि दिल्ली 800 किलोमीटर है तो 800 किलोमीटर चल जाएगा गाड़ी। ऐसा होता है कि नहीं होता? रास्ते में हमें क्या करना होगा, पेट्रोल भरना होगा। अब पेट्रोल भरने का काम है बाइक से, तो आप पेट्रोल पंप पर जाकर भर लेंगे। लेकिन यदि आप हवाई जहाज में, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, नीचे पेट्रोल पंप पर या कहीं पर भी हवाई जहाज को आपको उतारना पड़ेगा, और हवाई जहाज को उतरने के लिए स्पेशल आपको हवाई पट्टी चाहिए। तो ऐसा वहां पर हो नहीं हो कुछ कह नहीं सकते। क्या होगा, बेसिकली हवाई जहाज को रोकना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो रोकना ना पड़े इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्लेन के साथ साथ में एक ऐसा प्लेन भी उड़ रहा होता है जो बहुत सारा तेल, है ना, बहुत सारा तेल यानी कि ईंधन लेकर उड़ रहा होता है, और वह हवा से हवा में ही ईंधन भर देता है, यानी कि उड़ते उड़ते ही वह फिलिंग कर देता है। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। तो उसका नाम है इल्यूशन 1L78। ठीक है, क्या है, इल्यूशन 1L78। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अब ऐसे आपको प्रश्न याद नहीं करना है ना, कि भाई मैंने यहाँ पढ़ा दिया आपको यही प्रश्न याद करना है, ऐसा नहीं। जिस वर्ष में आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके एग्जाम से 6 मंथ पहले, कितने 6 मंथ पहले जो भी डिफेंस की एक्टिविटीज है उनको आपको एक पेपर में लिखते जाना है ना। कि जब यह पेपर हुआ था 2016 में, है ना, तो उसके पहले चर्चा में रहा होगा, कोई ना कोई विमान कहीं ना कहीं भेजा गया होगा जिसमें इसका उपयोग किया गया होगा, तो ये एग्जाम में आ गया। इसी प्रकार आपको याद रखना होता है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड ये प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है, कुल मिलाकर के बात ये है। ठीक है, तो अरिहंत क्या है? अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी, है ना। परमाणु पनडुब्बी, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन। ओके, पनडुब्बी को हम कहते हैं सबमरीन। तो इसका मैच क्या हो जाएगा, 4 नंबर। इसी प्रकार अवाक्स की हम बात करें, इसकी दोस्तों अवाक्स की, तो यह इसराइल का एक, मतलब इसराइल का है कुछ, है ना, फाल्कन वायुसेना हेतु बनाया गया है। तो इसराइल से इसका संबंध है, यदि आपको इतना भी याद है तो आप मार्क कर सकते हैं। एटलस सेंटोर, ठीक है, एटलस सेंटोर की बात की जा रही है। तो ये क्या है, एक अमेरिका का क्रायोजेनिक रॉकेट है। ठीक है, तो इसका संबंध अमेरिका से, आपको सिर्फ अमेरिका से संबंध ये भी याद है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नाक क्या है, तो मैंने आपको पहले बता चुका है, ये एंटी टैंक मिसाइल है, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। यदि आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी आपको नहीं पता, सिर्फ आपको नाक के बारे में पता है ना, ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या आ रहा है आपका, 2 नंबर, तो आप डी को उठाएंगे, उसके नीचे देखेंगे 2 नंबर कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। 2 नंबर कहाँ आ रहे हैं, इन दो में आ रहे हैं, बी में और सी में, तो इन दोनों में से एक सही हो सकता है। यदि इसके बाद में आपको यदि सिर्फ अरिहंत के बारे में पता है, ऑप्शन नंबर ए के बारे में, कोई भी 2 ऑप्शन पता रखने हैं आपको, इसका क्या है, 4 नंबर, ए के नीचे में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ए के नीचे में 4 कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। यदि दो भी आपको याद है तो भी आप इस तरीके से ऑप्शंस को शॉर्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक होती है एग्जाम में, जिसका इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में होता है, क्योंकि हर चीज याद रख पाना एक इंसानी दिमाग के लिए संभव नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है ना, कि ऐसी परमाणु पनडुब्बी यानी कि सबमरीन जो कि शस्त्र लेकर चल सकती है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया वो कौन सी थी, अरिहंत थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। इसे सशस्त्र नहीं करना चाहिए, परमाणु, अच्छा परमाणु पर लिखा ही हुआ है ना, परमाणु पनडुब्बी। ओके, चलिए, माय मिस्टेक। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा से, इसमें परमाणु रिएक्टर से लगा हुआ हो, ऐसी पनडुब्बी के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों INS चक्र ऐसी पनडुब्बी है जिसमें एक रिएक्टर लगा हुआ है। चक्र आपको याद रखना, चक्र घूमता है और आपका पनडुब्बी चलती है। ठीक है, चक्र कैसे घूम रहा है, तो परमाणु ऊर्जा से यह घूम रहा है। ठीक है, बाकी की पनडुब्बी कैसे चलती है, यदि ये पूछा जाए कि भाई ये तो आप चल गई नाभिकीय ऊर्जा से, बाकी कैसे चलती है, तो बाकी की पनडुब्बी जो होती है यह होती है डीजल इलेक्ट्रिक, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मैं लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है ना। अब यहाँ पे सारे के सारे नाम आपको क्या दिख रहे होंगे, भारतीय नौसेना, INS लग गया, मतलब नौसेना से संबंधित है, ये लग गया है ना। तो इनमें से एक ऐसी है जो कि पनडुब्बी है, बाकी के तीन क्या है, तो वह युद्धपोत है ना, युद्ध करने वाले जहाज है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जहाज पानी के ऊपर चलते हैं, है ना। युद्धपोत जहाज को हम क्या कहते हैं, यदि युद्ध करने के लिए काम आए तो युद्धपोत। तो ये क्या होता है, ये पानी के ऊपर चलते हैं, और पनडुब्बी क्या होती है, ये पानी के नीचे चलती है। तो पनडुब्बी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका सही जवाब है INS सिंधु रक्षक। ठीक दोस्तों, INS सिंधु रक्षक, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अग्नि 1 प्रक्षेपास्त्र जिसका जुलाई 2004 में परीक्षण किया गया था, उसकी मारक क्षमता कितनी है। अग्नि 1 के बारे में, इसका परीक्षण कब किया गया था, पहला सफल परीक्षण 2004। इसकी मारक क्षमता के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसकी मारक क्षमता दोस्तों ये होती है आपकी 700 किलोमीटर से अधिक परंतु 2000 किलोमीटर से कम, यानी कि 700 से लेकर 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न अब हम लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वदेश निर्मित मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है, भारत द्वारा मार्च 2010 में सफल परीक्षण किया गया है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, 2010 में भी इसका परीक्षण किया गया होगा। ठीक, तो अग्नि 1 ही इस सवाल का सही जवाब है। तो जैसा मैंने आपको क्या बताया था, जो जिस वक्त चर्चा में रहा हो डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटी, उनके बारे में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर आपको बेसिक बेसिक जानकारी मिलती है ना। अब बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो पुराने हो गए, ये मैं अभी क्यों पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा कि वर्तमान में जो अभी करंट अफेयर में आएगा उनमें से कौन सी चीज आपको याद रखनी है और कौन सी चीज आपको भूल जानी है। ठीक है, या भूल गए तो चलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसलिए यह सीरीज पढ़ना जरूरी है, या यह क्लास लेना जरूरी है। यदि आपको पता है कि कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं तो कोई बात ही नहीं, आप छोड़कर जा सकते हैं। धनुष मिसाइल जिसका सफल परीक्षण भारत द्वारा 2010 में किया गया था, कि मारक क्षमता कितनी है ना। धनुष मिसाइल की मारक क्षमता के बारे में पूछा जा रहा है। तो 350 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, और 2018 में इसका दोबारा परीक्षण किया गया था। ठीक है, कितना है इसका, 350 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है ना, जैसे कुछ लोग जिन्हें ध्यान दिया हो उनके लिए, है ना, जो ध्यान दे रहे हैं और जिन्होंने ये चीज पकड़ी है वो ध्यान से लेक्चर देख रहे हैं, ऐसा आप समझिएगा। जैसे UPPCS स्पेशल मेंस 2008 में यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, लेकिन इसका परीक्षण कब हुआ है, 2010 में हुआ है। तो कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पर लिखने में, है ना, कुछ गड़बड़ है क्या कि 2010 में इसका परीक्षण हुआ और 8 में ही पूछ लिया गया, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। यह क्या है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप आज ये सीरीज देख रहे हैं ना, यदि आप ये सीरीज आज देख रहे हैं तो आज भी आपके लिए यह प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है, ये जो आप जो रिलेशन आप जोड़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। हमने ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यहाँ पर नीचे में इन्होंने बुक में, है ना, ये तो बुक से कॉपी किया गया, तो बुक में यह रेफरेंस के लिए लिखा गया कि 2008 में एक ऐसा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में यह आया होगा, है ना, इसीलिए बुक में दिया गया, इसीलिए मैं आपके पास लेकर आया। यदि आपने ये चीज मार्क की हो तो समझिएगा आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, और पूरे ध्यान से आप हमारी सीरीज देख रहे हैं, और आपको डेफिनेटली आपको इस क्लास के अंत में एक मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड एक अलग ही जानकारी आपके दिमाग में चल रही होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर। अब सोच रहे हैं यार बहुत बकवास कर रहा है बीच में ना, अब मैं बिल्कुल भी बकवास नहीं करूंगा, सिर्फ अब मैं आपके लिए प्रश्न प्रश्न पढ़ूंगा बस। ठीक, तो भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, वो क्या नाम दिया गया है।
ठीक है, तो जिसकी क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है उसका नाम है दोस्तों अग्नि 2। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अग्नि 1 की रेंज कम है, कहां से कहां तक है, 700 से लेकर 2000। ठीक है, अग्नि 1 कहां से है, 700 से लेकर 2000 तक चल रही है। 2000 के बाद क्या है हमने बनाया अधिक रेंज के लिए, तो अग्नि 2 हमने बनाया जो कि 2000 प्लस में इसकी रेंज है। अगला प्रश्न अब हम लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से हंसा 2 किसका नाम है, यानी कि हंसा 2 इनमें से क्या है यह पूछा गया। तो हंसा 2 एक प्रकार का प्रशिक्षण यान है ना, कि ट्रेनिंग यान है। हंसा 2 से क्या जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि पूछा जाए कि किसने बनाया है तो यह नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, किसने बनाया, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, NAR लिख दिया मैंने, लेबोरेटरीज एल है ना, एनाल ने यह बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस एक से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी। तो ये एक बराक, ये एक नाम है, ठीक है, और किसका नाम है यह, मिसाइल रोधी। यदि कोई आपके देश पर मिसाइल से हमला करे तो डिफेंस सिस्टम है एक तरीके का, तो बराक से क्या होगा, मिसाइल एक निकलेगा, और जो मिसाइल आपकी तरफ आ रही है, सपोज दैट कि ये हम है ना, ये क्या है, हम इंडिया है, ठीक है, और ये इंडिया का बॉर्डर है, और इस तरफ कोई दूसरी कंट्री है, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई दूसरी कंट्री है। अब इनने क्या किया, यहां से एक मिसाइल लॉन्च किया, इस तरीके से मिसाइल आई है, ये मिसाइल का डायरेक्शन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रक्षा करने के लिए इस स्थान पर, यानी कि अपने बॉर्डर के अंदर में इस बराक नाम के सिस्टम को इंस्टॉल करके रखते हैं। जैसे ही इसके राडार को पता चलता है, राडार को, इसमें क्या लगा होता है, राडार को पता चलेगा, राडार क्या होता है आगे मैं आपको बता दूंगा। इसके राडार को पता चलता ही कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रही है, तो यहाँ से दूसरी मिसाइल निकलती है ना, और वो उस मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर देती है। तो ऐसा एक, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मिसाइल रोधी सिस्टम कहते हैं। तो बराक क्या है, एक इसी तरह का मिसाइल रोधी सिस्टम है। किस देश से खरीदा गया है यह पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यह खरीदा गया है आपका इजराइल से। कहां से खरीदा गया है आपका, इजराइल से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यह इजराइल से खरीदा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की। तो बराक तो हमने खरीदा कहां से, इजराइल से। अब इजराइल से खरीदा तो उन्होंने हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की थी, लेकिन जब तक हम बराक 8 खरीदने वाले थे या बना रहे थे कह सकते हैं, तो इजराइल ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया जिसके तहत क्या हो, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर की, है ना। इस सवाल का सही जवाब भी इजराइल है। टेक्नोलॉजी शेयर हुई और बराक 8 का निर्माण भारत में ही कर पाना संभव हुआ, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। इस DRDO के द्वारा यह काम सफल हो चुका। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से किया जा रहा है। एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा है जिसमें कि चलाने वाला ही नहीं होगा, है ना, चलाने वाला नहीं होगा, यह खुद ही अपने मतलब कि सेना खुद ही उड़ सकेगा, इस जमीन से ऑपरेट हम कर सकेंगे। जैसे कि वर्तमान में ड्रोन वगैरह ऑपरेट किए जाते हैं ना, जिसमें कोई होता नहीं है, पर इसे हम ऑपरेट करते हैं रिमोट की सहायता से। तो उसी के वो एक क्या प्रोटोटाइप है, उसी प्रकार से एक बड़ा सिस्टम यानी कि हेलीकॉप्टर एक बनाया जा रहा है, और यह भी इजराइल की सहायता से ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक टैंक है ना, कौन सा टैंक है पूछा है, टैंक रोधी नहीं बोल रहा है, टैंक है यह पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो अर्जुन एक प्रकार का आधुनिक और बहुत ही विध्वंसकारी टैंक है। टैंक में क्या होता है, 2 या 4 लोगों के बैठने की सीट होती है। टैंक का फोटो आप जाकर आप देखिएगा कहाँ पर, गूगल में, तो आपको देखने को मिलेगा कि टैंक किस तरह से होता है ना। इसमें ऐसा कुछ होता है, एक प्रणाली होती है, यहाँ पर कुछ चक्के लगे होते हैं, ये बेल्ट से चलते हैं, और यहाँ पर एक ऐसी नाली निकली हुई होती है ना, जो कि चारों तरफ घूमती है ना। चारों तरफ ये वार 360 डिग्री या अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं, अलग अलग टैंक है। तो उस प्रकार से अभी इस यहाँ से क्या निकलता है, गोला बारूद ऐसे ये छोड़ती है। ठीक, उसको हम टैंक कहते हैं। जिनको टैंक नहीं पता हो ये उनके लिए था। तो अर्जुन एक प्रकार का विध्वंसकारी टैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T90S युद्धक टैंक, तो T90 भी क्या है, एक टैंक का नाम है, का नाम किसको दिया गया है, मतलब T90 किसको दिया गया है। अभी अर्जुन क्या, ये भी टैंक है ना, इसको दिया गया है। जो बाकी जो नाम है ये भी एक युद्ध के टैंकों के ही नाम है। इनमें से किसका नाम T90 है यह पूछा गया। T90 नाम हमने दिया था भीष्म को, है ना, टैंक का नाम है भीष्म, इसको हमने T90 नाम दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, ये तो हो गया प्रश्न ना, रिपीट हो गया यहाँ पर।
अगला प्रश्न है 25 जनवरी 2002 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित अग्नि प्रक्षेपास्त्र 2 यानी कि अग्नि 2 के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। किसके बारे में बात की जा रही है? अग्नि सेकंड के बारे में बात की जा रही है। ये कौन से कथनों इन कथनों पर विचार करने बोल रहा है, कौन से कथन सही है यह पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे मार्क करता हूँ ना यहाँ पर, वैसे आपको भी एग्जाम में मार्क करना है, उस बात पर ध्यान देना है। नहीं तो कई बार क्या है, आपको आंसर पता रहते हुए भी आप गलत टिक करके आते, यदि आपने ये सही है या गलत पूछा जा रहा है इस बात पर आपने ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, क्या ये सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है जिसका परास 700 किलोमीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसका परास 700 किलोमीटर का नहीं है, इसका परास कितना है, 2000 किलोमीटर प्लस का है, 2000 किलोमीटर से अधिक है। कहाँ तक है पूछा जाए तो 2500 किलोमीटर के आसपास तक है ना, ये इसकी रेंज है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, यह अंतरिक्ष में 9:15 उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से टेस्ट किया गया था, यह बोला जा रहा है। ठीक, कितने बजे? 9:15 9:15 है ना, 8:45 पर। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। परीक्षण 8:45 पर नहीं हुआ था, इसका परीक्षण हुआ था 8:50 पर। ठीक, यह 2 चरणों वाला एक प्रक्षेपास्त्र है जिसके प्रथम चरण में द्रव प्रणोदक यानी कि लिक्विड ईंधन और रॉकेट मोटर तथा दूसरे चरण में ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर है ना। रॉकेट मोटर आपको याद नहीं रखना है। पहले चरण में द्रव इंजन, दूसरे चरण में ठोस इंजन, यह कहा जा रहा है। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है क्योंकि इसके दोनों ही चरणों में ठोस ईंधनों का प्रयोग किया गया है ना, ठोस ईंधनों का प्रयोग किया गया दोनों ही चरणों में। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इस प्रकार से इन ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं है। यह क्वेश्चन ही यहाँ पर, इसके ऑप्शन ही सारे के सारे गलत है ना। इनमें से कोई नहीं एक होना चाहिए। क्या? इनमें से कोई नहीं। यदि ये होता तो ये इसका सही जवाब होता। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि सेकंड प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था, किस स्थान से प्रक्षेपित था ये पूछा जा रहा है। तो इसको चांदीपुर से प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है चांदीपुर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में तो मैं ही आपको बता देता हूँ, वीडियो पॉज करके कमेंट कर दीजिए आप। ठीक है, चांदीपुर है ओडिशा में। और ओडिशा वाला अगर कोई वीडियो देख रहा है और उसको यह नहीं पता तो आपको साइंस पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप गलत समय पर पढ़ रहे हैं। फ्रेशर है तो ठीक है, यदि तैयारी को 1 साल हो चुका है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि द्वितीय प्रक्षेपास्त्र का परास कितना है? तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं, है ना। 2000 किलोमीटर प्लस है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है यह पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा क्या पूछा जा रहा है, सही है। पहला है कथन, यह धरातल तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि कहाँ से कहाँ मार करता है? धरातल से धरातल पर करता है, सतह से सतह पर। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें केवल द्रव नोदक इंजन का रूप इस्तेमाल किया जाता है। हमको पता है कि अग्नि सेकंड में ही हम ठोस ठोस में आ चुके थे, तो द्रव कैसे होगा, ये गलत हो जाएगा। किस प्रकार का ईंधन होगा इसमें? द्रव नहीं होगा, इसमें होगा ठोस यानी कि सॉलिड, है ना। यह 1 टन नाभिकीय वारहेड को 75 किलोमीटर दूर तक फेंक सकता है, यह कहा जा रहा है ना। रेंज कितनी थी? 7500 किलोमीटर, जो कि गलत है। इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर, है ना। जब भी रेंज आए या इसी वाली, तो लोअर रेंज की बात की जा रही है ना, क्योंकि लोअर रेंज में परफेक्शन ज्यादा होता है, इसलिए लोअर रेंज की बात की जाती है। तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। इस प्रकार से केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर कौन सा सही नहीं है यह बताना है, यानी कौन सा गलत है आपको यह बताना है। क्या बताना है आपको? कौन सा गलत है। पहले आप प्रश्न समझ के पढ़ के ये समझ लेंगे क्या पूछा जा रहा है। इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कहीं से भी क्या मतलब है? जमीन से भी किया जा सकता है इसको, और युद्धपोत से भी किया जा सकता है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक की है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल की श्रेणी में यह आ रहा है। यह दुश्मनों की राडार के पहुंच से बाहर रहेगा, यानी कि राडार इसको डिटेक्ट ना कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो अगला वाला बच्चा क्या हो जाएगा आपका? ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। तो भाई साहब, यह पूर्णतः भारत में ही विकसित किया गया है ना। तो ये हो गया आपका गलत कथन, और क्वेश्चन के हिसाब से इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न मैं अब आपके लिए देता हूँ। 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भर प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। सत्य वचन की बात यहाँ पर की जा रही है।
और किसके बारे में, निर्भय के बारे में, है ना, कट गया है यहाँ पर, एक्चुअली में ये निर्भय है। तो कौन सा सही है आपको यह बताना है। सत्य के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। यह 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता तक नाभिकीय मुखास्त्र यानी कि न्यूक्लियर मुखास्त्र मतलब मिसाइल तक पहुंचा सकता है, तो बिल्कुल सही है। ये जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, यानी क्रूज मिसाइल है, बिल्कुल सही है। यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का, पाकिस्तान का एक मिसाइल इसका नाम है बाबर, उसके उत्तर में बनाया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के उत्तर में तो बनाया जाना ही चाहिए। और यह पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से 1, 2 और 3 आपके सही हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। पराध्वनिक नहीं है, ये सबसोनिक है ना, सबसोनिक। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, इंद्र क्या है ना। इंद्र जब भी आए तो आप इसको लिख लें। एक अभ्यास भी होता है, किस किस देश के बीच में होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो इंद्र मैंने लिखा हुआ है इसी में उस सवाल का जवाब है। यहाँ पर भी क्या है, इसी सवाल में इसका जवाब आपको मिल जाएगा कि इंदिरा क्या है, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक प्रकार का यह एक राडार टेक्नोलॉजी, क्या है, एक राडार है। अब याद कैसे रखना है, और मैंने क्यों कहा था कि इसको लिखने से इसका जवाब मिल जाएगा, इंड, है ना, कि IND, कलर में चेंज करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पढ़े, इसका मतलब है दोस्तों इंडिया, ठीक है। और RA इसका मतलब है राडार, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक राडार हुआ। इंद्र नाम का एक युद्ध अभ्यास भी होता है, ठीक है, जो किस किस के बीच होता है, यहाँ पर भी इंड का मतलब इंडिया है, RA का मतलब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। समझ में आई बात। अगला प्रश्न मैं लेता हूँ। मई 2003 में बालासोर उड़ीसा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपण। तो इनमें से अगर आपको पता हो कि हवा से हवा में क्या चलता है, अस्त्र चलता है कि शस्त्र चलता है, तो भी आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इस सवाल का सही जवाब, अस्त्र, हवा से हवा में, अस्त्र हवा से हवा में चलता है। बस आपको ये बात याद रखनी है ना, आकाश के साथ कन्फ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न देखते हैं, तेजस क्या है। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, अभी आगे आएंगे इसे समझ पर, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अगला प्रश्न मैं लेता हूँ आपके लिए। अगला प्रश्न है कि उस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताएं जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक व रक्षा अधिकारियों ने 96 में चांदीपुर से किया था, ठीक है। 96 में किसका परीक्षण किया गया था, ये पूछा जा रहा है, काफी पुराना प्रश्न है ना। तो इसका परीक्षण किया था पृथ्वी सेकंड का, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी सेकंड का। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था, है ना। तो अब्दुल कलाम फाइटर प्लेन भी उड़ा देते हैं दोस्तों, है ना, फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा उड़ाया था यह पूछा जा रहा है। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल में अब्दुल कलाम ने इनमें से क्या उड़ाया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुखोई 30 मार्क 1 इसको उड़ाया था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। आंसर मैं आपको लेट क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप खुद से सोच सकें अगर आपको आता हो तो, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट मैं यहाँ पर आंसर मार्क करता हूँ, ठीक है, ताकि इसको एक टेस्ट सीरीज के तौर पर भी आप यूज कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत इस पर 2 वर्ष के लिए रोक लगाया हुआ है। तो अमेरिका ने इसके लिए इसरो पर रोक लगाया था, है ना। ये न्यूज थी काफी टाइम तक, उस समय न्यूज़पेपर का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक यह रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, इसरो। आपको कमेंट बॉक्स में जो लोग ज्यादा स्मार्ट है ना, जो समझ रहे यार हमको पता था, है ना, कहा क्या पुराने पुराने पढ़ा रहे, उनको एक नया क्वेश्चन बताना है, इसरो इसकी स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, इसके चीफ कौन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम के निर्माता कौन कहलाता है, यानी कि पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम क्या था हमारा, ठीक है, इस बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम को ही हम इस नाम से जानते हैं, IGMDP। क्या दोस्तों, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, IGMDP। और इसके जनक कहे जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और APJ अब्दुल कलाम को ही हम क्या कहते हैं, भारत का मिसाइल मैन। तो भारत की मिसाइल वूमन के बारे में क्या ख्याल है आपका, है ना, मिसाइल, इसको मिसाइल वूमन। तो मिसाइल वूमन का नाम है दोस्तों टेसी थॉमस, टेसी थॉमस, ठीक है। अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, टेसी थॉमस मिसाइल वूमन, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं,
सौर जिसका प्रतिरक्षा अनुसंधान यानी कि डिफेंस, प्रतिरक्षा क्या मतलब है, डिफेंस, डिफेंस कर रहे हैं, अटैक नहीं कर रहा है, सौर्य क्या कर रहा है, डिफेंस कर रहा है। अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 2008 को सफल परीक्षण किया गया था, वह क्या है, यह पूछ रहा है। मतलब किधर से किधर चलता है यह पूछ रहा है। अब डिफेंस के लिए यह यूज किया जा रहा है, तब थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएं तो भी इस बारे में हम इसका जवाब बता सकते हैं। ठीक है, जमीन से जमीन में यह मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, ऐसा उड़ता है जमीन से, है ना, यहाँ से उड़ता है और डिफेंस करते हुए जमीन पर ही जाकर यह गिरता है या अपने टारगेट को हिट करता है। अगला प्रश्न लेता हूँ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सौर्य के संबंध में सही नहीं है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक, यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, बिल्कुल सही है। सतह से सतह तक, है ना, जमीन से जमीन तक मार करने वाली मिसाइल है, सही है। 900 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है, गलत है। और यहाँ पर गलत ही पूछा जा रहा था। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका आंसर। इसका सफल परीक्षण 2011 को हुआ था। यदि ये 900 किलोमीटर तक वार नहीं करता है तो कहाँ तक करता है भाई साहब, तो यह करता है 700 किलोमीटर, इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 20-25 प्रश्न और बचे हुए हैं, उन्हें भी पढ़ लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉपिक खत्म ही हो जाएगा। भारतीय रक्षा के संदर्भ में, डिफेंस के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। सौर्य मिसाइल 8 मैक से अधिक की गति से उड़ती है, 8 मैक की गति है इसकी, है ना। मैक का क्या मतलब है, यदि हम बात करें साउंड की स्पीड की, कितना होता है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो साउंड का स्पीड होता है दोस्तों 1 मैक। ठीक है, तो साउंड की स्पीड से 8 गुना अधिक गति से यह उड़ती है, कहा था, बिल्कुल गलत कह रहा है। सौर्य मिसाइल की परास 1600 किलोमीटर है, ये कह रहा है ना, 1600 किलोमीटर, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अब हम देखते हैं कि सही क्या है। तो 8 मैक की इसकी स्पीड नहीं है, इसकी स्पीड है 7.5 मैक, है ना, 7.5 गुना अधिक तेज है ये। और सौर्य मिसाइल जो रेंज है 1600 किलोमीटर नहीं है, ये कितनी है, 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसके राइट आंसर्स हैं, तो इनको भी आपको साथ ही साथ नोट करना है। जो लोग पेन पेपर लेकर नहीं बैठे हैं, पेन पेपर लेकर बैठिए, तो स्ट्रेटेजी की यहाँ से जानकारी लग रही है, उनको नोट करते चले। और जो प्रश्न करंट अफेयर से समझ लग रहा है उनको ध्यान देते हुए चले कि कौन कौन सी न्यूज मार्केट में आ रही है ना, मार्केट इन द सेंस न्यूज पेपर में। अगला प्रश्न लेते हैं, देशज तकनीक से विकसित तेजस क्या है, यह पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न आ ही गया यहाँ पर, तेजस के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या कहता था, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हल्का लड़ाकू विमान। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है, मतलब किसका निर्माण भारत में हुआ है और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, कहने का मतलब यही है। तो क्या है वो, ऑप्शन नंबर बी है, तेजस है। अगला प्रश्न मैं आपके लिए लेता हूँ, भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का क्या नाम है, वही प्रश्न है, बस रिपीट हो रहा है ना, अलग अलग तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। यदि अगला प्रश्न ले तो ये क्या है, तेजस क्या है, तो मैंने बताया था क्या है यह एक हल्का लड़ाकू विमान है। तो इसमें क्या है, यह लड़ाकू विमान कहाँ पर आया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न अब हम लेते हैं, भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान कौन सा है, कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत, है ना, तेजस नहीं है पहला लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना में तेजस के पहले भी यह भारत के द्वारा निर्मित पहला लड़ाकू विमान है, जो भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया, पूर्ण तरीके से भारत में निर्मित। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया कि पहला लड़ाकू विमान, भारत में निर्मित नहीं कहा गया, भारतीय वायुसेना का कहा गया है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, इस सवाल का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, ना ही तेजस, ना ही विनाशक, ना ही अग्नि और ना ही ओजस। तो इस सवाल का सही जवाब है आपका हाल HF-24, HAL, हाल HF-24, यह भारत का पहला लड़ाकू विमान था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, इसको विशेष रूप से आपको याद रखना है। एडमिरल गोर्स्को किसी का नाम लगता है ना, यह क्या है, रूस के नौसेना के अध्यक्ष है, नाम तो वैसा ही लगता है। तो बिल्कुल सही है, रूस के नौसेना के अध्यक्ष है नहीं, किसी जमाने में रहे होंगे, रूसी नाम लगता है। ठीक है, तो वाकई में क्या है, तो यह नौसैनिक विमान वाहक जहाज है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नौसैनिक मतलब जो जलीय सेना है उनके लिए यूज होता है, और विमान वाहक जहाज मतलब कि एक ऐसा युद्धपोत, एक ऐसा जहाज, एक ऐसी नाव है जिसमें कि हम विमानों को ले जा सकते हैं, यानी कि जहाज के ऊपर एक प्लेन उतर सकता है और वहां से टेक ऑफ कर सकता है, ये फैसिलिटी है इसकी, है ना।
विमान वाहक जहाज या विमान वाहक पोत हम उसे कहते हैं, और वो क्या है, एडमिरल गोर्सको। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2010 में, थोड़ा ब्लर्ड है, ध्यान से सुनिएगा। मार्च 2010 में समुद्र तट पर गश्त लगाने वाले एक जहाज या जलयान को तटरक्षक दल में सम्मिलित किया गया। मतलब गश्ती वाला जहाज कौन सा है इनमें से, ये पूछा जा रहा है। दोस्तों गश्ती वाला जहाज था विश्वस्त, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ये गश्ती जहाज है। अगला प्रश्न देखते हैं। आईएनएस शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित क्या है? युद्धपोत है कि पनडुब्बी है, विध्वंसक है कि रॉकेट प्रक्षेपक है? तो आईएनएस शक्ति भारतीय नौसेना के पोत को समुद्र में तेल की आपूर्ति करने के लिए बनाया गया था। बेसिकली क्या है, एक तेल वाहक पोत है, ना ही यह युद्धपोत है, ना ही यह पनडुब्बी है, ना ही यह रॉकेट प्रक्षेपक है, ना ही यह विध्वंसक है। ठीक है, ये क्या है, जैसा कि हमने एक प्रश्न आपको भी पहले बताया था, मतलब कि ऑयल फिलिंग, ऑयल के बिना कुछ चलता है क्या? कुछ नहीं चलता है। ऑयल या न्यूक्लियर शक्ति चाहिए, किसी जहाज को चलाना है, किसी प्लेन को उड़ाना है। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो सकता था इस प्रश्न के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में ये युद्धपोत नहीं है। ये युद्ध नहीं करता है। ये क्या करता है कि युद्धपोतों को ऑयल की सप्लाई करता है। क्या करता है ये? ऑयल सप्लाई, है ना। अब कोई युद्ध करने को युद्धपोत गया और पता चला कि 6 माह तक युद्ध चल रहा है, तो 6 माह तक वो जहाज चलता रहेगा क्या? उसमें बिजली की आपूर्ति भी आपको करनी है ना, जहाज को चलाना भी है, मूवमेंट भी करना है, गोले दागने हैं, तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? ऑयल सप्लाई कंटिन्यू होना चाहिए। तो ऑयल सप्लाई करने का काम, इसके नाम से स्पष्ट शक्ति प्रदान ये करता है। ठीक। अब अगला प्रश्न मैं इसके लेता हूँ आपके लिए। आईएनएस अस्त्रधारिणी का, जिसका हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेख हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? यानी कि आईएनएस अस्त्रधारिणी क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो यह उभयचर युद्धपोत है क्या, या नाभिकीय शक्ति चलित पनडुब्बी है क्या, या टारपीडो प्रमोशन पुनर्प्राप्ति जलयान है क्या, या नाभिकीय शक्ति चलित विमान वाहक है? तो यह टॉर्पीडो को लॉन्च कर सकता है ना। इसके बारे में आपको इतनी ही जानकारी याद रखनी है कि अस्त्रधारिणी टॉर्पीडो लॉन्चर है, यानी टॉर्पीडो को लॉन्च कर सकता है। टॉर्पीडो प्रमोशन यानी कि लॉन्च करना। ठीक है, इस प्रकार का टॉर्पीडो को ले जा सकने वाला एक पनडुब्बी है। पनडुब्बी तो है, लेकिन टॉर्पीडो को ले जा सकने में, फायर करने में इनेबल्ड है। ओके, अगला प्रश्न मैं लेता हूँ। आधुनिक ब्रह्मोस पराध्वनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित की है? ब्रह्मोस। ठीक है, यदि आप नाम को ध्यान से पढ़ें तो उसे ब्रह्मपुत्र जैसा इसमें से साउंड आ रहा है। राइट, ब्रह्मपुत्र जैसा साउंड आ रहा है। तो ये किसके साथ हमने विकसित किया है, यह पूछा जा रहा है। यार क्वेश्चन ही गायब हो गए थे 61। चलो कोई बात नहीं, 62 देख लेते हैं। तो ब्रह्मोस के बारे में पर पूछा जा रहा है। ठीक है, यदि आपको पता हो तो ब्रह्मपुत्र और मास्को, इस नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ की होगी? भारत की। और मास्को नदी कहाँ की होगी? तो यह रसिया की। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, रसिया के सहयोग से बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्नलिखित में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो भारत और रूस का। अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मोस क्या है? तो एक मिसाइल है। मिसाइल को ही क्या बोलते हैं अपन? प्रक्षेपास्त्र। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत कथन है, यह पूछा जा रहा है। यह एक सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, सही है क्या? बिल्कुल सही है। यह भारत में रूस के सहयोग से बनी है, भारत ने बनाया है लेकिन रूस का भी सहयोग है, बिल्कुल सही है। इसका सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में 22 मार्च 2010 को किया गया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है यह? सही है, बंगाली खाड़ी में किया गया था और उड़ीसा से किया गया था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी फ्लाइट पास्ट 400 किलोमीटर की है, तो यह 400 नहीं है, यह है 500 किलोमीटर। ओके, कितना है यह? 500 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया और इस सवाल का सही जवाब हो गया, यानी कि आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2009 में ब्रह्मोस का प्रक्षेपण किया गया था, कहाँ से किया गया था? तो ब्रह्मोस का प्रक्षेपण होता है पोखरण से। कहाँ से होता है यह? पोखरण से। कब होता है? 2009 में। ठीक है, और पोखरण कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में है। ओके, कब यहाँ पर? ये राजस्थान, RJ। अगला प्रश्न देखते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? उसको मानव नहीं उड़ाता है ना, उस एयरक्राफ्ट का नाम पूछा जा रहा है। उसका नाम है दोस्तों लक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में सही नहीं है? F-18 के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन रॉन्ग है, यह पूछा जा रहा है। यह एक लड़ाकू विमान है। क्या बोल रहा है कि यह एक लड़ाकू विमान है जिसे यूएस एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। एक लड़ाकू विमान है, कहाँ का? यूएस का, यानी कि अमेरिका का। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इसे दिन और रात दोनों समय में प्रयोग में लाया जा सकता है। दिन में भी उड़ा सकते हैं, रात में भी उड़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे संसार के 8 देश वायुसेना में प्रयोग कर रहे हैं, तो 8 देश इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यह आपका गलत हो गया। ठीक है। HAL बोइंग कंपनी की सहायता से बना रही है, ये बिल्कुल सही है, बोइंग इसको बनाता है। सॉरी, जो F सीरीज है अमेरिका की लड़ाकू विमानों की, सबका निर्माण बोइंग कंपनी की सहायता से किया गया है। अब इसको 8 देश प्रयोग नहीं कर रहे थे, है ना, इसको 3 देश प्रयोग कर रहे हैं। अभी हो सकता है संख्या थोड़ी चेंज हो गई हो, तो 3 देश जो है इसका प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, है ना, क्या है यह? THAAD, यानी कि थार्ड, यह क्या है, यह पूछा जा रहा है। थार्ड क्या है ना? तो दोस्तों थार्ड एक तरह का मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है ना, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और कहाँ का है थार्ड? तो यह अमेरिका का है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, थार्ड अमेरिका का है। यदि पूछा जाए रसिया का, इसका रसिया का मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली कौन सा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज देख रहे हैं और कल आपकी एग्जाम है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रशिया का क्या है ये सिस्टम, मिसाइल प्रतिरोधी सिस्टम? तो रशिया के सिस्टम का नाम है S-400। और ये दो ही जो सिस्टम है, यानी कि थार्ड और S-400, वर्तमान में दुनिया के बहुत से देशों के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत किसका इस्तेमाल कर रहा है? तो भारत S-400 का इस्तेमाल करेगा, राइट। थार्ड नहीं ले रहा है भारत अमेरिका से, भारत रशिया से खरीद रहा है S-400। ओके, क्यों खरीद रहा है? क्योंकि चीन के पास भी है। ठीक है, थार्ड की एक्यूरेसी थोड़ी कम है, ऐसा मानना है इंडिया का या साइंटिस्टों का, हम कह सकते हैं। S-400 की एक्यूरेसी ज्यादा है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है किसका है? शक्ति नाम किसका है? ऑपरेशन शक्ति और ऑपरेशन, इसमें मैं आपको ऑप्शन से नहीं बताऊंगा। OPRA, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये दो ऑपरेशन आपको याद रखने हैं। और तो क्या है, ऑपरेशन शक्ति और एक है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये दोनों को दोनों ही ऑपरेशन हमारे पोखरण टेस्ट से रिलेटेड है, यानी कि पोखरण में हमने क्या किया था? तो परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। तो ये परमाणु अभियान से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इस सवाल का सही जवाब है, परमाणु अभियान। कब किया था स्माइलिंग बुद्धा? 74 में, 1974 में। और ये कब किया था? 1998 में। 74 में हुआ था पहला, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। बहुत से एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं जोर देकर पढ़ा रहा हूँ। 98 में किया था हमने, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। इस पे एक मूवी भी आई है पोखरण करके, है ना, जॉन इब्राहिम की, शायद पोखरण ही नाम है शायद उसका। तो ऑपरेशन शक्ति उसके बारे में बताया गया उस मूवी में, जो कि 98 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्लीनेक्स सेकंड क्या है? स्लीनेक्स सेकंड, तो यह एक संयुक्त नौसेना का अभ्यास है जो हम करते हैं श्रीलंका के साथ में। सारे के सारे युद्धाभ्यास मैंने अपने जीके में बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसी यूट्यूब चैनल पर स्टैटिक जीके की आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर सभी देशों के साथ कौन कौन से अभ्यास हम करते हैं उसका एक वीडियो डाला हुआ है। वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा या 15 मिनट का होगा मैक्सिमम, है ना, एक मतलब रिवीजन के तौर पर मैंने डाल के रखा हुआ है। तो वहां जाकर आप 10-15 मिनट में सारे के सारे युद्धाभ्यास को देख सकते हैं। अगला प्रश्न मैं देखता हूँ। हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद सिंपोजियम IONS के संबंध में निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन क्या है? पहला कथन ये कह रहा है कि प्रारंभी इनागुरल IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। सही नहीं है, ये गलत है। भारत ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी दोस्तों। ठीक, अगला है IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए मीटिंग होती है, बिल्कुल सही है। तो केवल 2 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। फ्रेंडशिप 2016 क्या है ना, फ्रेंडशिप 2016,
तो रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त अभ्यास है। जी हाँ बिल्कुल, यह रूस और पाकिस्तान के साथ होता है, फ्रेंडशिप 2016। भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, रूस और पाकिस्तान। तो हमें दुश्मनों की खबर भी रखनी होती है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यू स्टार्ट संधि ट्रीटी समाचारों में रही थी, इसका क्या कारण है, यानी किस वजह से रही थी, पूछा जा रहा है। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है, ये बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनके संख्याओं में कमी करने को लेकर किया गया था, रूस और किसके बीच, रूस और अमेरिका के बीच। पहली बात क्या याद रखनी है आपको, रशिया एंड अमेरिका, ठीक है। इन दोनों देशों के बीच होती है, रशिया के बीच और अमेरिका के बीच। क्यों होती है, कि हमको न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने हैं। पहली बात क्या है, पहली बात हमको नहीं बनाने हैं, और जो बने हुए हैं, उनमें कमी लेकर आनी है, उनको फोड़ने नहीं है, ठीक है। एक तो बनाएंगे नहीं, और जो बने हुए हैं, उनको भी कम करने का प्रयास हम करेंगे। तो इसलिए यह ट्रीटी हुई थी। जो भी ऑप्शन फिट बैठ रहा हो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए। ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। किससे है, पवन का। तो ऑपरेशन पवन का संबंध दोस्तों ये श्रीलंका से है, इनमें से किससे, श्रीलंका से। सिर्फ आपको इतनी बात भी याद है तो आप इस सवाल का सही जवाब टिक कर सकते हैं। और एक ऑपरेशन हमने श्रीलंका में चलाया था, जो कि जाफना नाम की जगह पर होता है, तो उससे यह संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यह आज की क्लास है ना, जिसमें कि हमने रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, समाप्त होती है। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमने रखा हुआ है। पूरे होने पर क्या करेंगे, साइंस का फुल कोर्स लॉन्च करेंगे पूरी डिटेल के साथ में। यदि प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो कह रहा हूँ सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको नोटिफिकेशन और कुछ बहुत सारी जानकारियाँ मैं शेयर करता रहता हूँ, आपको मिल जाएगी। और आज का यह वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से। ठीक है, समाप्त करता हूँ।